अनकबूत किस्त नंबर 67। वो हाथ में ठंडे मशरूब का गिलास थामे अब लॉन के एक कोने में रखी कुर्सी पर बड़ा जमान था। एक टांग लंबी थी और सिमटी हुई, जबकि अंदाज में वही बेनियाजी थी जो उसकी शख्सियत का खासा थी। मगर उसकी गहरी स्याह आंखें बेचैन थी। वो किसी को तलाश कर रही थी। भीड़ में कई जाने पहचाने चेहरे थे, कारोबारी हरीफ थे, दोस्त थे, मगर उसकी नज़रें किसी पर ठहर नहीं रही थी। फिर उसे फलक नजर आई, जो किसी के साथ खड़ी धीमे लहजे में गुफ्तगू कर रही थी। एक लम्हे को रईस के तासुरात सख्त हुए, मगर अगले ही लम्हे उसने अपनी गर्दन जरा सा दाएं जानिब ढलकाई और मंजर बदल गया। फलक के ऐन पीछे थोड़े फासले पर फजर खड़ी थी। एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। पस मंजर में बजती मौसीकी, लोगों के कहके, हवा का शोर, सब कुछ जैसे बेमायनी हो गया। उसकी दुनिया उस एक मंजर पर आकर ठहर गई। उसकी साड़ी का रेशमी पल्लू और उसके घने बाल दोनों रात की ठंडी हवा में एक साथ लहरा रहे थे। वो रूही की बातें सुन रही थी और उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट थी। वो उस वक्त कितनी मुख्तलिफ, कितनी पुरसकून और कितनी दिलकश लग रही थी। उसने गर्दन ढलकाए उसी एक जाविये से उसे देखना जारी रखा। ये एक मुकम्मल नज़ारा था, एक जीती जागती तस्वीर जिस पर जैसे कोई तिलस्म कायम हो गया हो। ये वही लड़की थी जो उसके सामने आग उगलती थी, जिसकी ज़बान कैंची की तरह चलती थी, जो उसकी ज़ात को स्कैन करके उसे हराती थी और जो हर वक्त एक डाइन का रूप धारे रहती थी। मगर उस लम्हे हवा में लहराते उसके आंचल और बालों के साए में वो एक भोली भाली मासूम सी लड़की लग रही थी। उसके कितने रूप थे वो ये जानने में लगा हुआ था। उसने मशरूब का एक घूंट भरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आंखें एक पल को भी उस मंजर से नहीं हटी। उससे चंद कदम आगे खड़ी फलक, जो तकनीकी तौर पर उसके और फजर के दरमियान थे, उसे नज़र ही नहीं आई। उसका वजूद जैसे उस तिलस्मी मंजर में धुंधला कर महव हो गया था। रईस की आंखों की स्याही में एक अजीब सी चमक बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई बुझा हुआ सितारा अचानक से रोशनी देने लगा हो। न जाने कितना वक्त गुजर गया। मुराद न जाने किस लम्हे वहाँ आया और कुर्सी खींचकर उसके बिल्कुल करीब बैठ गया। उसने अपनी थोड़ी मुट्ठी पर टिकाई और गौर से रईस को देखने लगा तो रईस औरंगज़ेब के सीने में भी दिल धड़कने लगा है। मुराद की पुरसकून मगर गहरी आवाज़ ने जैसे शीशे पर पत्थर दे मारा। तिलस्म एक झटके से टूट गया। रईस चौंक कर सीधा हुआ। उसके चेहरे पर नागवारी की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। जाने क्यों, मगर उसे मुराद की ये बेवक्त मदाखलत शदीद बुरी लगी थी। ऐसी कोई बात नहीं है। उसने एक गहरा सांस लिया, जैसे अपने अंदर की कैफियत को काबू कर रहा। फ़ौरन अपनी नज़रें फजर से हटा ली। उसके हटते ही मंजर जैसे बेरंग हो गया। बाकी देखने के लायक बचा ही क्या था। सामने बैठा वो मनहूस मुराद आलम। मुराद मुस्कुराया। मत भूलो, वो डाइन है। तुम्हारा दिल रखेगी नहीं, खा जाएगी। पागल हो गए हो। मैं देख रहा था कि वो मनार। रईस ने उसे घूरा। जानबूझकर ऐसा नाम लिया जिसका ख्याल भी उसके जहन के किसी कोने में नहीं था। तुम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं रईस। मुराद ने उसकी बात काट दी। उसका लहजा बेतकल्लुफ़ था। वो मनार नहीं, फजर है। और अब मान भी लो कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई चोर छुपा है। मैं दिल के हाथों नहीं मर सकता मुराद। इस बार रईस ने अपना रुख पूरी तरह उसकी जानी मोड़ा। चंद लम्हे पहले उसकी आंखों में जो नरमी और तिलस्मी चमक थी वो गायब हो चुकी थी। वहाँ अब वही सर्द, बेरहम और गहरी आंखें थी। एक डार्क लॉर्ड की आंखें जो किसी जज्बे को खुद पर हावी नहीं होने देता था। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर सच कहूँ तो मुझे इसी बात का डर है। मुराद का लहजा अब भी दोस्ताना था। वो अपने बॉस से ज़्यादा अपने दोस्त का खैर ख्वाह था। ऐसा कुछ नहीं होगा। रईस ने इस तरह हाथ झटका जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हो। मुझे उसकी शख्सियत में दिलचस्पी है। वो जिस तरह जलाती थी, तपाती थी, हुक्म चलाने की कोशिश करती थी और उसके इरादों को स्कैन करती थी, वो अंदाज़ उसे अच्छा लगता था। ये इंटरेस्टिंग था। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कहती हैं। मुराद ने हार नहीं मानी। ये इंटरेस्टिंग नहीं, इंटॉक्सिकेटेड लग रही हैं, नशे में धुत। रईस खामोश रहा। मुराद थोड़ा आगे झुका। एक बात याद रखना रईस, दिल जब किसी को मुंतखब करता है तो वो इजाज़त नहीं लेता, और तुम जितना इससे भागोगे ये उतना ही तुम्हारा पीछा करेगा। तो मैं उसका गला घोंट दूंगा, उसने सर्द लहजे में कहा। जज्बात एक कमज़ोरी हैं और रईस को कमज़ोर पड़ने की इजाज़त नहीं।
और अगर यही कमज़ोरी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई तो? मुराद ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब रईस के पास भी नहीं था। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं दिल के हाथों नहीं मरूंगा। उसने अपना गिलास उठा और एक ही घूंट में ख़त्म कर दिया, मगर उसकी नज़रें उसके इरादे के खिलाफ एक बार फिर उसी महरून साड़ी में मलबूस वजूद की तरफ उठ गई, जो अब भी दुनिया और माफिया से बेखबर रूही के साथ हंस रही थी। फिर उसने सर झटका, खुद को याद दिलाया कि वह कौन थी, और फिर उठकर वहाँ से वॉकआउट कर गया। मुराद ने गहरी नज़रों से उसे भीड़ में गुम होते देखा। वो फजर के फ्री होने के इंतज़ार में सूख कर कांटा हुआ जा रहा था, और वो थी कि उसे रूही और फलक से फुर्सत ही नहीं थी। सारी तवज्जो तो रूही ने ले रखी थी। रईस का कारोबारी लोगों के दरमियान था। तब उसकी नज़र अरूज़ा पर पड़ी, जो फ़ोन में मगन नज़र आ रही थी, जैसे कोई अहम काम हो। उसने चंद एक नज़रें अरूज़ा की जानिब उठती महसूस की। वो उसके करीब से गुजरा, लेकिन जाते जाते उसे एक नए एहसास तले दबा गया। अरूज़ा के लिए वली हमेशा से एक पहेली रहा था। वो एक किताब थी जिसके वर्क पलटने का वो कभी सोच भी नहीं सकती थी, मगर अब उसकी आंखों की चमक अरूज़ा के अंदर कुछ कुरेदने लगी। ध्यान से रॉबर्ट, आज मैंने काफ़ी नज़रों को तुम्हारी जानिब उठते देखा है। अब तुम उन्हें गोली मारोगी या उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करोगी, ये मुझे नहीं पता। अरूज़ा का चेहरा एक लम्हे को हैरत से खाली हो गया। उसके होंठों पर लगी भूरी लिपस्टिक के पीछे एक गैर मलई सवाल छुपा था। उसके उस गैर मुतवक्को जुमले पर अरूज़ा के चेहरे पर एक सरसरी सी मुस्कुराहट आई और गायब हो गई, जैसे वो उस जुमले के मायने को अपने अंदर तहलील कर रही हो। भली वो वाहिद लड़का जो उसे रईस के साथ लाउबालीपन में अच्छा लगता था, और जब वो संजीदा होकर तबाह करता था तो मज़ीद अच्छा लगता था। वो उसे देखती रह गई, जो उसे वहीं छोड़कर फिर से उसके हिस्से की जानिब आ गया था जहाँ फजर थी, मगर वो उस तकरीब में यूं गायब थी जैसे हो ही ना, जैसे रूही के अलावा उस तकरीब में और कोई भी ना हो। उस वक्त भी वो उसके साथ थी, रूही के साथ खाना खा रही थी। वो गहरी सांस लेते फलक के साथ बैठ गया, नज़रें वक्फे वक्फे से उसकी जानिब उठ रही थी। तुम उसे पसंद करते हो ना? फलक ने उसकी आंखों की अलवही चमक देखते हुए पूछा। उसने चौंक कर फलक को देखा, जैसे पूछ रहा हो, आपको कैसे पता चला? तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी आंखें सब कह देती हैं। फलक के जवाब पर वो हंस दिया। उसकी हंसी में एक अजीब सी शरीनी थी जो उसके दिल के भेद खोल रही थी। वो अच्छी लड़की है, वली ने सरगोशी में कहा। आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? आप ज़्यादा अच्छी हैं, वली ने बेसाख्ता कहा। जानते हो ना रिश्ता क्या मेरा तुमसे? फलक ने उसकी तारीफ पर उसे छेड़ते हुए कहा। ये तो उसे भी पता चल गया था कि वो रईस का भांजा था, उफ़क का बेटा। जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आप बहुत अच्छी हैं। वली की आंखों में वही अपनायत थी जो हर सच्चे जज्बाती रिश्ते में होती है। और वो, फलक ने एक लम्हे को फजर की जानिब इशारा किया, वो तो दिल है, जान है, जहान है। वो आंखों में वही अलवही चमक लिए बोला। उसके लहजे में एक ऐसी गहराई थी जो सिर्फ मोहब्बत में डूबे दिल ही समझ सकते हैं, और फलक समझ सकती थी। वो मुस्कुरा दी। वैसे वो तुम्हें कैसे मिली थी? उसने दिलचस्पी से पूछा। बस स्टॉप पे, वली ने हंस दिया। उसके लिए वो लम्हा एक खूबसूरत याद बन चुका था। और आपको? उसने फलक को देखा। मुझे भी। फलक भी हंस दी। उसकी हंसी में एक पुरानी कहानी की बाज़गुश थी। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहते, फ़खर का फ़ोन आ गया और यकीनन वो उसे लेने आ गया था। फलक उसे खुदाफिज़ कहते हुए उठी, और फिर फजर और रूही से मिलने के बाद उसने गेट की जानिब कदम बढ़ाए। अपने नाम की पुकार पर वो रुक गई। पीछे रजब खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। आपने मुझे अपना नंबर नहीं दिया। रजब का लहजा पुरसुकून था, मगर उसकी आंखों में एक मुतालबा था। मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है, फलक बामुश्किल बोली। उसकी नज़रें चारों जानिब घूम रही थी, जैसे किसी की मौजूदगी से डर रही हो। अब रईस की मौजूदगी का एहसास शिद्दत से हो रहा था। रजब ने गौर से उसे देखा। उसने फलक के चेहरे पर फैली बेचैनी को महसूस किया और उसके अंदर एक अजीब सी जिद जागी। रईस, औरंगज़ेब से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अब तुम्हारा कुछ नहीं लगता। रजब के जुमले पर वो साकित रह गई। उसके अल्फाज तीर की तरह दिल में उतरे थे। उस लम्हे उसने महसूस किया कि जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। पहले वो कुछ बोल ना पाई, फिर उसने कहने को लब वाक़िए, मगर रजब ने उसे मौका ना दिया। उसकी आवाज़ में एक ऐसा हक और इस्तेहकाक था जो फलक को लर्जा गया। पूरा कबीला जानता है कि 13 साल तुम उसकी मंगेतर रही हो, मगर अब नहीं हो, अब तुम मेरी हो। उसके लहजे में हक और इस्तेहकाक था। ये सिर्फ एक दावा नहीं था, बल्कि एक ऐलान था जो फलक को चौंका गया। उसका गला खुश्क हुआ। जहन में 13 सालों का सफ़र एकदम आंखों के सामने घूम गया। रईस से उसका रिश्ता, वो तवील इंतज़ार, और फिर ये अचानक आने वाला मोड़। नंबर,
रजब ने उसकी हालत नज़रअंदाज की। उसकी नज़रें सिर्फ नंबर पर मरकूज थी। पलक ने जल्दी जल्दी उससे नंबर लिखवाया और फिर तेज़ी से वहाँ से निकलती चली गई। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, पता नहीं क्यों, पर उसकी आंखों में नमी की तह उभर आई थी। ये सिर्फ रजब के अल्फाज का असर नहीं था, बल्कि माजी और हाल की उस कश्मकश का नतीजा था जो उसके अंदर गूंज रही थी। गर्देजी टेक्सटाइल के वसी दफ्तर में रात का गहरा सन्नाटा किसी अनदेखे बोझ की तरह हर शय पर जमा हुआ था। सुनसान राहदारियों में सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ गूंज रही थी, जो वक्त के बेरहम सफ़र का ऐलान कर रही थी। अपने ऑफिस के ऐन वस्त में महंगी बलूत की लकड़ी से बनी वसी और अरीज़ मेज़ के पीछे अरसल बुरहान गर्देजी बैठा था। उसका चेहरा तेज़ रोशनी वाली टेबल लैंप की जद में था, जिससे उसकी पेशानी पर पड़ी फिक्र की लकीरें और आंखों के गिर्द पड़े स्याह हल्के मज़ीद नुमायाँ हो रहे थे। मेज़ पर कागजात का एक अनबार था, बैंक स्टेटमेंट्स, इंश्योरेंस के पेचीदा क्लेम फॉर्म्स और सप्लायर्स के खतूत का ढेर। फैक्ट्री में लगने वाली आग ने गर्देजी टेक्सटाइल की कमर तोड़कर रख दी थी और अब उस डूबते हुए जहाज़ को बचाने की जिम्मेदारी पूरी तरह अरसल के कंधों पर थी। वो पिछले कई हफ्तों से दिन को रात और रात को दिन किए हुए था। हवा में ठंडी कॉफ़ी की तल्ख महक और ज़हनी थकन का एहसास रचा बसा था। वो एक फ़ाइल पर झुका, अदादो शुमार में खोया हुआ था कि अचानक दफ्तर के बाहरी दरवाजे पर एक मोहताज सी दस्तक हुई। उस वक्त यहाँ किसकी आमद मुतवक्को हो सकती थी? उसने थके हुए अंदाज में सर उठाया। आ जाएं। दरवाज़ा खुला और एक वजूद अंदर दाखिल हुआ। उन्हें देखकर अरसल की आंखें हैरत से फैल गई। वो अपनी जगह से जैसे जम सा गया। बाबा, आप इस वक्त? बुरहान गर्देजी दरवाजे में खड़े थे। आग लगने के सानिए के बाद आज वो पहली बार दफ्तर आए थे। उनके कंधे मामूल से कुछ ज़्यादा झुके हुए थे। चेहरे पर एक ऐसी नकाहत और सादगी थी जो देखने वाले को तरस खाने पर मजबूर कर दे, मगर उनकी आंखों में एक ऐसी गहरी मकारी छुपी थी जिसे पढ़ना हर किसी के बस की बात ना थी। तुम रात गए तक यूँ खुद को हल्कान करते हो। मुझसे रहा नहीं गया, सोचा देख आऊं। आवाज़ में शफकत और फिक्रमंदी घुली हुई थी। अरसल तेज़ी से अपनी कुर्सी से उठा और उनका हाथ थाम लिया। आपको यहाँ आने की ज़हमत नहीं करनी चाहिए थी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो उन्हें सहारा देकर मेज़ के सामने रखी आरामदेह कुर्सी पर बिठाते हुए बोला। उसके लिए उसका बाप सब कुछ था। वो इस हकीकत से ही अक्सर बेखबर था कि उनका हालिया हार्ट अटैक भी एक शातिराना चाल से ज़्यादा कुछ नहीं था। अब कैसी तबीयत? जब अपनी उम्र भर की कमाई को यूँ राख बनते देखो तो सांस भी बोझ लगती है। बुरहान गर्देजी ने एक ठंडी आह भरी और दफ्तर का जायज़ा लेने लगे। सब कैसा चल रहा है? कुछ संभलने की उम्मीद है? अगले कुछ लम्हे काम के मुताल्लिक गुफ्तगू होती रही। अरसल उन्हें तफसील से बताता रहा कि वो किस तरह नुकसान पर काबू पाने और कारोबार को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। बुरहान गर्देजी खामोशी से सुनते रहे। उनका चेहरा हर लम्हे मज़ीद संजीदा और मुतफक्किर होता जा रहा था। जब उन्हें एहसास हुआ कि माहौल पूरी तरह उनके हक़ में है तो उन्होंने असल मौजू छेड़ा। घर पर तो इन बातों का मौका ही नहीं मिलता। मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहता था। अरसल ने सवाल या नज़रों से उन्हें देखा। इरम को कब वापस लाने का इरादा है? 3 साल होने को है। ये नाम सुनते अरसल के जबड़े भिंच गए। उसके खुश शक्ल चेहरे के जाविये यकदम बिगड़े थे। हवा में एक तनाव सा फैल गया। इरम उसकी बीवी थी, वो औरत जिसके लिए उसके बाप ने उसे फजर को छोड़ने पर मजबूर किया था और जिसकी सच्चाई शादी की पहली रात ही उस पर खुल गई थी कि उसकी शादी ज़बरदस्ती हुई और वो किसी और को चाहती है। इसी धोखे ने अरसल को इतना तोड़ा था कि वो मुल्क छोड़कर चला गया था और अब 3 साल बाद लौटा था। मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसकी आवाज़ में सर्द मोहरी और ज़ब्त की इंतहा थी। मेरे साथ धोखा हुआ बाबा। मैंने आपकी मर्ज़ी की खातिर शादी तो कर ली, लेकिन मैं इस लड़के के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता जिसके दिल और सोच पर कोई और काबिज़ हो। उन्होंने गहरी नज़रों से उसे देखा, जैसे उसके ज़ख्मों की गहराई माप रहे हो। फिर उनके चेहरे पर शदीद शर्मिंदगी के तासुरात उभरे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अरसल, बहुत ज़्यादा। मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुझे माफ़ कर दो बेटा। उनकी आवाज़ भरा गई। ये सुनते ही अरसल तड़प उठा। नहीं बाबा, आप ऐसे मत बोलिए प्लीज़। वो झुककर उनके हाथ थाम गया। आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी किस्मत का खेल है। आप खुद को इल्ज़ाम मत दें। उन्होंने एक लम्हे को आंखें बंद की। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनमें एक अजीब सी चमक थी। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि लोहा गर्म हो चुका है। अब हथौड़ा मारने का वक्त था। वो लड़की, क्या नाम था उसका? उन्होंने जैसे कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहा। जिसे तुम पसंद करते थे? उस सवाल पर अरसल की आवाज़ पर जैसे बिजली गिरी। वो चौंक कर सीधा हुआ। उसके अंदर कुछ टूटा था। फजर उसके लबों से बेसाख्ता ये नाम एक सरगोशी की सूरत में फिसला।
हाँ वही। उन्हें बुरहान ने इस बात में सर हिलाया, जबकि किनकियों से वो अरसल की बदलती हुई हालत का जायज़ा ले रहे थे। कोई राब्ता है तुम्हारा उससे? नहीं। अरसल ने नफ़ी में सर हिलाया। वो जानता था कि फजर उसे अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर निकाल चुकी थी। बुरहान गर्देजी कई लम्हे खामोशी से उसे देखते रहे। उनके चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे। फिर उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा जिसने अरसल को साकित कर दिया। तुम चाहो तो उससे शादी कर सकते हो अरसल, मुझे अब कोई एतराज़ नहीं है। लहजा बनावटी थका हुआ था। इन हालात ने मेरी कमर तोड़ दी है। अब मेरी कोई ज़िद, कोई अना बाकी नहीं रही। अरसल के सर पर जैसे किसी ने पूरी इमारत गिरा दी। वो सकते के आलम में अपने बाप को देख रहा था। क्या ये वही शख्स था जिसने फजर के नाम पर घर में तूफान खड़ा कर दिया था? बुरहान गर्देजी अपनी कारी में कमाल रखते थे। वो मज़ीद खोया हुए, हाँ बेटा, मुझे अब कोई एतराज़ नहीं है। क्या अदाकार था ये शख्स? अरसल को ख़ुद को संभालने में चंद लम्हे लगे थे। उसकी आवाज़ बहुत मुश्किल निकली। वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगी। वो फजर की फितरत से वाकिफ़ था। वो छोड़ी हुई आदतों, चीज़ों और लोगों को दोबारा नहीं अपनाती थी। सुनकर मिस्टर बुरहान के चेहरे पर दिली अफसोस के तासुरात उतर आए, जैसे उन्हें अरसल की महरूमी का शदीद दुख हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली। तो फिर एक काम करो, उससे बातचीत बढ़ाओ। पहले काम के हवाले से तुम उसके साथ बिजनेस करो। मैंने सुना उसका फैशन हाउस आजकल बहुत नाम कमा रहा है। यूँ तुम दोनों की दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। अरसल शौक़ पर शौक़ सह रहा था। उसके साथ कोई कोलैबोरेशन करो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करो। वो अब उसे शतरंज की चालें समझा रहे थे। मुझे याद है वो तुम्हारे लिए कितनी पागल थी, यहाँ तक आई थी। वो लम्हा भर को रुकी। यकीनन वो तुम्हें अब भी पसंद करती होगी, बस उसकी अना बीच में होगी। तुम एक कदम बढ़ाओगे तो वो 10 कदम आगे आएगी। अरसल साकित बैठा उन्हें सुनता रहा। उसका दिमाग माऊफ हो चुका था। उसका बाप उसे उसकी मोहब्बत वापस दिलाने की बात कर रहा था, या अपने डूबते हुए कारोबार को बचाने के लिए फजर की कामयाबी की सीढ़ी इस्तेमाल करने का मशवरा दे रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था। उसके अंदर उम्मीद और बेयकीनी की एक जंग छिड़ चुकी थी। बुरहान गर्देजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सोचना इस बारे में, कभी कभी डूबते को तिनके का नहीं, पूरे जहाज़ का सहारा लेना पड़ता है। ये कहकर वो उठे और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। अरसल वहीं अपनी जगह पर बुत बना बैठा रहा। उसके कानों में अपने बाप के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे और आंखों के सामने फजर का वो चेहरा घूम रहा था जिसे उसने 3 साल पहले खुद अपने हाथों से ठुकरा दिया था। फजर उसे घर छोड़कर दोस्तों के साथ जा चुका था। फलक गाड़ी से उतरकर अंदर आई तो लाउंज में फ़ाखरा उसे मुंतज़िर मिली। उसके हाथ में चाय के 2 मग थे और चेहरे पर मुस्कुराहट। वो उसका इंतज़ार कर रही थी। कैसी रही तकरीब? फ़ाखरा ने चाय का मग उसे पकड़ाया। मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। वो बिना कुछ कहे ऊपर की जानिब भागी और फिर चंद मिनट बाद लौटी थी। फ़ाखरा ने उसकी चाय गर्म कर दी। अब बताओ कैसा रहा सब? वो मुतजस्सिस थी। बस ठीक ही था, थक गई हूँ। फलक ने मग लेते हुए सोफ़े पर खुद को गिरा दिया। रजब कैसा था? कैसा लगा? उसने खुद ही पूछ लिया। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फलक ने एक फीकी सी नज़र उस पर डाली। वहीं जैसा कबीले का हर दूसरा मर्द होता है, अनापरस्त और हाकमियत जताने वाला। फ़ाखरा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? फ़खर तो उसकी बड़ी तारीफ़ें कर रहा था। भाई तो करेंगे ही तारीफ़, मर्दों को मर्दों की यही अदाएँ तो भाती हैं। फलक के लहजे में इस्तज़ा था। वो मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे मैं कोई बेजान चीज़ हूँ जिस पर उसका हक़ है। उसके लहजे में हुक्म था। उसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं थी, मगर फिर भी रजब की आखिरी बातों ने उसे परेशान कर दिया था। तुम जानती तो हमारे यहाँ का माहौल, मर्द का थोड़ा रो भी उसकी पहचान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है। वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हें इज्जत देगा। रईस के तजुर्बे की वजह से हर किसी को शक की नज़र से मत देखो। उसके मुंह से रईस का नाम सुनकर फलक के अंदर कुछ टूटा। मैं 13 साल एक ऐसे ही रोब वाले मर्द के नाम पर बैठी रही जिसके लिए मेरा वजूद एक रस्मी मुआहदे से ज़्यादा कुछ नहीं था। अब मुझ में हिम्मत नहीं कि किसी और की अना को सहारा दूँ। वो तल्ख हो रही थी। फ़ाखरा उसके करीब होकर बैठ गई और नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं समझती हूँ, लेकिन रजब रईस नहीं है। उसे एक मौका तो देकर देखो। उसने मुझसे मेरा नंबर इस तरह मांगा जैसे कोई हुक्म दे रहा हो, जैसे इनकार की कोई गुंजाइश ही ना हो। तो इसमें क्या गलत था? वो तुम्हें दिलचस्पी रखता है, तुमसे रिश्ता रखना चाहता है। फ़ाखरा को उस पर हैरत हुई। ये दिलचस्पी नहीं है, कब्ज़ा करने की ख्वाहिश है। फलक ने तल्खी से कहा। मुझे ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मुझे अपनी जागीर समझे। मैं थक गई हूँ ऐसे मर्दों से। सब ठीक हो जाएगा, उसे वक्त दो। फलक ने नफ़ी में सर हिलाया और आंखें बंद कर ली। मुझे कुछ नहीं सोचना। फ़ाखरा ने गहरा सांस लिया और खामोश हो गई। वो जानती थी कि इस वक्त बहस करना बेकार था। फलक माजी के ज़ख्मों में घिरी हुई थी और हाल की ये दस्तक उसे खौफज़दा कर रही थी।
गाड़ी तरन्नुम हाउस के घर की तरफ जाने वाली पुरसुकून सड़क पर मुड़ गई। वो किनकियों से फजर को देख रहा था जो खामोशी से बाहर देख रही थी। वैसे बड़ी हैरत की बात है, वली ने आखिरकार कहा। फजर ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। क्या? यही कि जिसकी आज बातें नहीं ख़त्म हो रही थी, उसने आज पूरी तकरीब में मुझसे 2 जुमले भी ढंग से नहीं बोले। ये तो तवानाई बचाकर कहाँ ले जानी है। उसके लहजे में शिकायत से ज़्यादा छेड़छाड़ थी। मैं अपनी तवानाई हर किसी पर ज़ाया नहीं करती। बार बार क्यों भूल जाती हैं कि मैं शौहर हूँ। मुफ्त का शौहर कहना ठीक रहेगा। उसका अंदाज भी तपाने वाला था। चले, शुक्र है आपको इस बात का एहसास तो है, मुफ्त में मिला हूँ, मगर हूँ बड़ा कीमती। देखना लोग रश करेंगे आप पर। वो उसके एतमाद पर हैरान हुई। क्यों भला? फजर ने बेनियाजी से पूछा। रुख उसकी जानिब मोड़ लिया। क्योंकि डिफ़ॉल्ट पीस हर किसी की किस्मत में नहीं होता, उसने फ़ख्रिया अंदाज में कहा और फिर लहजा नरम करते हुए पूछा। मजाक एक तरफ, लेकिन सच में आप खुश तो हैं ना? उसके अचानक संजीदा सवाल पर फजर चौंकी। ये वली का ख़ास अंदाज था, हंसी मजाक के तितली जैसे जुमलों के बीच एक संजीदा और गहरा लम्हा चुरा लेना। किस बात से? वो धीरे से बोली। इसी बात से कि मैं आपको मिल गया हूँ। वली ने गाड़ी उसके गेट के सामने रोकते हुए कहा। उसकी आंखों में अब कोई शरारत नहीं, सिर्फ एक गहरी अपनायत भरी चमक थी। क्यों, तुम सोने के बने हो? अबरू अचकाकर पूछा। वो हंस दिया। नैन्सी कहती थी कॉलेज में लड़कियां मुझ पर मरती थी, उसने किस कदर संजीदगी से कहा। फजर ने एक नज़र उसे देखा। ऐसी लड़कियां मर ही जाएं तो बेहतर है, वो तब गई। पता नहीं क्यों। और मेरा क्या होगा? तुम्हें तो मैं संभाल लूँगी। फिसाकता उसके लबों से फिसला, मगर अगले ही पल उसे एहसास हो चुका था कि वो क्या बोल गई। वली के चेहरे पर दुनिया जहान की चमक उमड़ आई। वो बेसाख्ता हंस दिया। मेरा ये मतलब नहीं था। तड़प कर सफाई दी गई। बेगम, आप मुझे संभाल लें, आपकी दुनिया मैं संभाल लूँगा, उसने स्टीयरिंग पर चेहरा टिकाते किस कदर दिलकशी से कहा। गेट खुल चुका है, अंदर चलो, वो रुख मोड़कर बोली। खुद पर 1000 मलामतें भेजी। वो गाड़ी घर के अंदर ले गया। जब वो अपनी साड़ी संभालते हुए उतरने लगी तो उसने गाड़ी लॉक कर दी। फजर ने तेवरी चढ़ाकर उसे देखा। पूछेंगे नहीं आप मुझे कैसी लगती हैं? वो संजीदा था, अलबत्ता आंखों की अलवही सी नरम चमक कायम रही। फजर ने कंधे झुका दिए। दिल लगती हैं, जान लगती हैं, जहान लगती हैं। वो हौले से बाएं हाथ से उसके गाल को सहलाते हुए बोला। फजर कई लम्हे उसे देखती रही। गुड नाइट, वो मोहब्बत से बोला। साथ ही गाड़ी का लॉक टक से खुल गया। वो बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरकर अंदर की जानिब बढ़ गई। कभी कभी कुछ बातों के जवाब नहीं होते, वहाँ खामोशी बेहतर रहती है। वक्त एक ऐसा दरिया है जो कभी रुकता नहीं, और उस दरिया के बहाव ने गुज़श्ता कुछ चंद दिनों में सबकी ज़िंदगियों के किनारे बदल डाले थे। तकरीब की रात जैसे एक संगी मील थी, जिसके बाद हर कोई अपनी नई राह पर गामज़न हो गया था। फजर अपनी घूमने वाली कुर्सी पर बैठी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पर कॉस्ट्यूम्स के नए डिज़ाइंस को हतमी शक्ल दे रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेज़ी से हरकत कर रही थी और चेहरे पर मुकम्मल इन्हमाक था। वो अपनी दुनिया में मगन थी, एक ऐसी दुनिया जिसे उसने अपने खून पसीने से बनाया था। तभी मेज़ पर रखे इंटरकॉम की तेज़ घंटी ने उसकी तवज्जो तोड़ दी। उसने कदरे झुंझला कर रिसीवर उठाया। यस मैडम, आपके लिए किसी अरसल बुरहान की कॉल है, वो आपसे फ़ौरन बात करना चाहते हैं। रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ उभरी। एक लम्हे को दुनिया साकित हो गई। अरसल बुरहान, ये नाम नहीं था, माजी का एक गहरा ज़ख्म था जो अचानक हरा हो गया। फजर के हाथ में रिसीवर लर्ज उठा। उसके चेहरे का रंग जो लम्हा भर पहले कामयाबी की तमकनत से चमक रहा था, एकदम पक हो गया। 3 साल, पूरे 3 साल और कुछ महीने गुजर चुके थे। वो शख्स जो कभी उसकी सबसे बड़ी चाहत और फिर सबसे बड़ी नफ़रत बना, उसे आज उसकी याद कैसे आ गई? मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानती। उसकी आवाज़ बामुश्किल निकली। दोबारा उनकी कॉल आए तो कह दीजिएगा कि मैं मसरूफ़ हूँ। उसने रिसीवर पटक दिया, जैसे किसी जहरीले सांप को खुद से दूर किया। मगर दिमाग में खुलबली मच गई थी। माजी के वो तमाम मंजर एक एक करके आंखों के सामने घूम गए। उसके वादे, उसका इनकार, उसकी बेवफाई और वो जिल्लत जो फजर के हिस्से में आई थी। वो शख्स शादीशुदा था, फिर आज क्यों उसे फ़ोन किया था? अभी वो अपने बिखरे हुए हवास मजतमा कर ही रही थी कि इंटरकॉम की घंटी दोबारा बजे। इस बार ज़्यादा ज़िद और तसलसल के साथ फजर ने आंखें मीचकर खुद को पुरसुकून किया और रिसीवर उठाया। मैडम, वो कह रहे हैं कि अगर आपने बात नहीं की तो वो खुद मनार आ जाएंगे। कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है। फजर के जबड़े भिंच गए, दिमाग फ़ौरन उलट गया। ठीक है, करवाओ बात, उसने सर्द लहजे में कहा और ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार किया। उसने अपनी पीठ सीधी की, चेहरे पर एक पेशेवराना और सर्द तासुर सजाया, जैसे वो उसे देख रहा। वो अब 3 साल पुरानी बेसहारा फजर नहीं थी, वो मनार फैशंस की मालिक थी।
चंद लम्हों की खामोशी के बाद लाइन जुड़ गई। हेलो। उसकी आवाज़ बर्फ़ की तरह सर्द और बेतासुर थी। कैसी हो फजर? दूसरी जानिब से एक ऐसी आवाज़ आई जिसमें हर दर्जा मिठास और अपनायत खुली हुई थी। ये वही लहजा था जिसने कभी फजर को अपना घर विदा किया था। आज यही लहजा जहर की तरह महसूस हुआ। फजर के लबों पर एक इस्तज़ाइया मुस्कुराहट उभरी जो उसकी आंखों तक न पहुंच सकी। हिजल आंखों में आज भी अजियत खुली थी। माफ़ कीजिएगा, क्या मैं आपको जानती हूँ? उसने लहजे में मुकम्मल गैर शनासाई समोकर पूछा। दूसरी तरफ एक लम्हे की खामोशी छा गई। शायद अरसल को ऐसे इस्तकबाल की उम्मीद नहीं थी। मैं अरसल बुरहान गर्देजी हूँ, गर्देजी टेक्सटाइल्स का डायरेक्टर। उसने अपना तारुफ करवाते हुए अपने नाम और ओहदे पर जोर दिया। ओह, गर्देजी टेक्सटाइल्स, फरमाइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसका लहजा अब भी कारोबारी और फासले पर था। फजर, क्या तुम मुझसे नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकती? उसके लहजे में अब एक इल्तिजा थी। मैं हमेशा ऐसे ही बात करती हूँ, शायद आपने गलत नंबर मिला लिया है। आपको किससे काम है? अरसल ने गहरी सांस ली जिसकी आवाज़ फजर को सुनाई दे। हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहती है। हम एक नया कपड़ा लॉन्च कर रहे हैं और चाहते हैं कि मनार उसे डिज़ाइन करे, कुछ कॉस्ट्यूम्स तैयार करे। प्रोजेक्ट की तफसीलात मेरी कंपनी को ईमेल कर दें। अगर हमें दिलचस्पी हुई तो आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। उसने अरसल की बात काटी। फ़ोन बंद करके रिसीवर वापस अपनी जगह पर रखा, मगर उसकी नज़रें खला में कहीं खो सी गई थी। चेहरे पर इस्तज़ा और तल्ख़ मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। तो आखिर वो वक्त आ ही गया था, वो लम्हा जिसके लिए उसने दिन रात एक कर दिए थे। उसने खुद से अहद किया था कि वो अपना नाम इतना ऊंचा कर लेगी तो कि उससे बिछड़ने वाले, उससे ठुकराने वाले उस तक पहुंचने की ख्वाहिश करेंगे। और आज अरसल बुरहान गर्देजी खुद चलकर उसके दरवाजे पर आ गया था। उसने बेदम होकर ख़ुद को कुर्सी की पुश्त पर गिरा दिया। आज वली नहीं आया था और उसे उस वक्त अजीब सा खौफ महसूस हुआ। दिमाग एक पल के लिए माफ हो गया था। ये तो तय था कि उसकी ज़िंदगी में अब अरसल के लिए रत्ती बराबर भी जगह नहीं, लेकिन उसका यूं लौट कर आना महज एक कारोबारी मुआहदे की वजह से था, या वो उसकी ज़िंदगी में दोबारा कोई जगह बनाने आया था, या फिर वो उसकी मेहनत से बनाई गई दुनिया को बर्बाद करने के लिए लौटा था। इसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता था, और फजर जानती थी कि ये वक्त आसान नहीं होगा। शाम के साए गहरे होकर रात की स्याही में बदल रहे थे। मनार फैशंस की वसी और अरीज़ इमारत में दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब एक अजीब सी खामोशी रचने लगी थी। मुलाजमीन जा रहे थे। आज वली की गैर मौजूदगी उसे शिद्दत से महसूस हो रही थी। उसका काम जैसे बिखरा पड़ा था। कितनी ही छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें वली चुटकियों में हल कर दिया करता था, आज पहाड़ जैसी लग रही थी। कई महीनों में ये उसकी पहली छुट्टी थी, और आज ही फजर को एहसास हुआ था कि वो उसके निज़ाम के लिए कितना नागुज़ीर हो चुका था। वो झुंझलाई हुई सी अपनी पेशानी मसलती, हाथ में डिज़ाइन की फ़ाइल थामे सीढ़ियाँ उतर रही थी। हल्के भूरे रंग की कॉटन की बैगी पैंट पर गहरे भूरे रंग का टॉप, बाल जूड़े की शक्ल में एक रेशमी रुमाल में कैद, और टॉप की आस्तीनें बेपरवाही से कूनियों तक चढ़ी हुई। कलाई में एक नाजुक सा ब्रेसलेट उसकी हर हरकत पर हल्की सी चमक पैदा कर रहा था। उसका पूरा वजूद मसरूफियत और थकन की तस्वीर बना हुआ था। जैसे ही उसने आखिरी चंद सीढ़ियाँ अबूर की, उसके कदम वहीं जम गए। सामने वेटिंग एरिया के सोफे पर वो शख्स बैठा था जिसके ख्याल से भी अब उसे घिन आती थी। अरसल बुरहान गर्देजी। वक्त जैसे एक पल को फिर थम गया था, बिल्कुल सुबह की फ़ोन कॉल की तरह। वो उसकी यहाँ मौजूदगी की हरगिज़ तवक्को नहीं कर रही थी। उसे सीढ़ियाँ उतरते देखकर अरसल की नज़रें भी उसी पर ठहर गई। एक लम्हे के लिए उसकी सांस जैसे सीने में ही अटक गई। वो पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, मगर ये वो कच्चे जहन वाली, ख्वाबों में रहने वाली लड़की की खूबसूरती नहीं थी। एक पुरअतमाद, खुद मुख्तार और कामयाब औरत के रुतबे और ताकत की खूबसूरती थी जो उसके अंग अंग से आया थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। फजर ने एक तेज़ नज़र अरसल पर डाली, जिसने उसे देखकर हाथ हिलाने की एक नाकाम सी कोशिश की, और फिर अपनी तवज्जो घबराई हुई रिसेप्शनिस्ट पर मरकूज़ कर दी जो तेज़ी से उसकी जानिब लपक रही थी। वो भी सीढ़ियाँ उतरकर उसके सामने आ खड़ी हुई। आई एम सॉरी मैडम, लेकिन ये कह रहे थे कि आपको इत्ला ना दी जाए, ये इंतज़ार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि आपकी ख़ास दोस्त है। वो बेचारी अपनी सफाई पेश करते हुए कांप रही थी। फजर ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर उठते तूफ़ान को काबू कर रही हो। फिर वो ठोस कदम उठाती हुई अरसल की जानिब बढ़ी। कीमती ड्रेस, पैंट और शर्ट में मलबूस वो हमेशा की तरह निक सिक से तैयार था। उसे अपनी जानिब आते देखकर अरसल की आंखों की चमक जैसे और बढ़ गई। वो उठकर खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे वो करीब आई, अरसल ने मानूस लहजे में सलाम किया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
फजर की आवाज़ में कोई तासुर नहीं था, मगर उसका दिमाग गुस्से से घूम रहा था। सुबह की गुफ्तगू के बाद उसका यहाँ चले आना उसकी ढिठाई की इंतहा थी। तुमसे मिलना था, ज़रूरी बात करनी थी, काम के हवाले से भी। उसके लहजे में वही पुरानी बेतकल्फ़ी थी, जैसे इन सालों में कुछ बदला ही ना हो। मैंने आपसे कहा था कि प्रोजेक्ट की तफसीलात ईमेल कर दे। वह वाज़े तौर पर बरहम नज़र आ रही थी। उसका दिल पसलियों से टकरा रहा था और चेहरे पर खून का दबाव बढ़ने से हल्की सुर्ख रंगत उभर रही थी। वह यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए खुद पर जब्त किए खड़ी थी। फजर, क्या हम बैठकर बात नहीं कर सकते? उसकी आवाज़ में अब एक मुलायमियत थी, एक इल्तिजा थी। मैं आपसे किसी किस्म की बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। जाए यहाँ से। ये कहते हुए वो वापस मुड़ने लगी। वो उसकी हेज़ल आंखों के आईने में शनासाई का कोई रंग नहीं देख पाया था। उसे देखकर अरसल को एक लम्हे के लिए अपने अंदर ज़िंदगी उतरती महसूस हुई। काश उसने ये हीरा ना गंवाया होता। फजर प्लीज़। वो बेख्तियार उसके पीछे लपका। वो रुकी। इस बार उसकी आंखों में सर्द मोहरी के सिवा कुछ नहीं था। मिस्टर अरसल, अगर आप यहाँ से अभी और इसी वक्त नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूँगी। वो आपको धक्के देकर बाहर निकालेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि गर्देजी टेक्सटाइल्स के डायरेक्टर को ये सब अच्छा लगेगा। उसका लहजा सपाट, सर्द और हतमी था। एक एक लफ्ज़ वाज़े और दो टोक। अरसल का चेहरा सुर्ख पड़ गया। ये बेइज्जती नाकाबिले बर्दाश्त थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसके लबों से शिकवा फिसला, जबकि फजर के लबों पर एक तल्ख इस्तज़ाइया मुस्कुराहट उभरी। मैं जितना बुरा कर सकती हूँ आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नाउ गेट आउट। उसके ठंडे बेरहम लहजे ने अरसल के वजूद पर जैसे बर्फ़ की सिल रख दी। उसका चेहरा खफत और गुस्से से तमतमा उठा। वो वाकई बदल चुकी थी। वो लड़की जो कभी उसके लिए आंसू बहाती थी, आज उससे अपनी सल्तनत से निकल जाने का हुक्म दे रही थी। बिजनेस तो दूर के बाद, वो तो उसकी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं थी। अरसल ने चल हमें उसे देखा। उसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत की शिद्दत को महसूस किया और फिर उसकी मर्दाना अना जाग उठी। अच्छा नहीं कर रही तुम। उसने उंगली उठाकर तनबीह की। आउट। फजर एक कदम आगे बढ़ी और सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर हुक्म दिया। उसकी आवाज़ में ऐसी काट थी कि अरसल एक कदम पीछे हट गया और उस पर एक आखिरी शिकस्त खोरदा नज़र डालकर तेज़ी से शीशे के दरवाजे की जानिब बढ़ गया और उसे धकेलता हुआ बाहर निकल गया। जैसे ही वो नज़रों से ओझल हुआ, फजर के मजबूती से बंधे हाथ बेदम होकर उसके पहलुओं में गिर गया। रिसेप्शन पर खामोशी छा गई थी। उसने आंखें बंद कर ली, मगर अरसल का जिल्लत अमेज़ चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। आज उसने अपना एक कर्ज चुका दिया था, मगर उसकी कीमत पर मिलने वाला सुकून बहुत तकलीफ़ देता। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। गर्दैजी टेक्सटाइल्स के हेड ऑफिस की सबसे ऊंची मंजिल पर बने एग्जेक्टिव दफ्तर में एक नाकाबिले बर्दाश्त तनाव था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता, और ये मुकाला उस वक्त शीशे की दीवारों वाले उस कमरे में मुजस्सम नज़र आ रहा था। अरसल बुरहान गर्देजी अपनी चमड़े की कुर्सी में धंसा जबड़े भींचे बैठा था। उसकी सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें कूनियों तक चढ़ी हुई थी और बाजुओं की उभरी हुई नसों के साथ साथ गर्दन की रगें भी गुस्से और जिल्लत से तनी हुई थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी, जैसे अंदर जलती आग का अक्स बाहर भी नज़र आ रहा हो। मनार फैशंस में हुई तजलील का जहर उसके पूरे वजूद में फैल चुका था। तुम उन लोगों की असलियत से वाकिफ़ नहीं थे अरसल। अब मालूम हुआ वो लड़की किस ख़ानदान से, रईस औरंगज़ेब के ख़ानदान से। उन मगरूर लोगों का सर कुचलने का वक्त आ गया। रजब रज़ा की सर्द आवाज़ कमरे में गूंजी। वो शीशे की दीवार के पास खड़ा नीचे फैले शहर को यूं देख रहा था जैसे वो उसका अगला शिकार हो। उसकी आंखों में दबी दबी चिंगारियां थी और लहजे में एक हिसाब बराबर करने वाली तस्कीन। वो अरसल का पुराना दोस्त था, और जब उसे पता चला कि बुरहान गर्देजी रईस औरंगज़ेब का पुराना कारोबारी दुश्मन रह चुका है, तो उसने फ़ौरन उनसे हाथ मिला लिया। आज उसने फजर और रईस के ख़ानदानी ताल्लुक़ की सच्चाई अरसल के गोश गुजार की थी। उसने अपनी बात जारी रखी। लहजे में अब ज़ाती इंतकाम की तलखी घुल गई थी। रईस औरंगज़ेब ने मेरी बहन को बेवा किया था और फिर डरा धमकाकर मेरी बहन का मुंह हमेशा के लिए बंद करवा दिया। अब वक्त है कि उनकी औरतों को रुलाया जाए, उनकी शनाख्त, उनके गरूर को मसख किया जाए। शाजिब लगारी रजब रज़ा का बहनोई था। ये सुनकर अरसल ने कोई तासुर न दिया, मगर रजब की हर बात उसके अंदर की आग पर तेल का काम कर रही थी। फजर का वो पुरएतमाद खूबसूरत चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने लहरा रहा था, मगर अब उसमें मोहब्बत या चाहत का शायबा तक न था। वो लड़की जिसने कभी उसे अपनी दुनिया का महवर बना रखा था, आज उसने उसी को अपने दफ्तर से धक्के देकर निकाल दिया था। अरसल के दिल में जो मोहब्बत की दबी हुई चिंगारियाँ दोबारा जागने लगी थी, वो अब शदीद गुस्से और नफ़रत के अलाव में बदल चुकी थी। वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी?
तुम अपना बदला लो। अरसल की आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रजब मुस्कुराया। वो जानता था कि तीर निशाने पर लगा था। खैर, तुम्हारी उस ज़ाती लड़ाई के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। वो पलटा और मेज़ पर रखे अपने फ़ोन को उठाया। स्क्रीन पर चल हमें उंगलियां फेरने के बाद उसने फ़ोन अरसल के सामने कर दिया। एक वीडियो प्ले हुई। मंजर किसी रेस्टोरेंट का था। तारीख पुरानी थी। वीडियो का मयार बहुत अच्छा नहीं था मगर किरदार वाजे थे। फजर 3 साल पुरानी फजर उसका बाजू पकड़े खड़ी थी। अरसल प्लीज़ मुझे मत छोड़िए, प्लीज़ मुझसे बात करें। उसकी आवाज़ टूट रही थी, आंसुओं से भरी थी। अरसल जो कुर्सी में धंसा हुआ था झटके से सीधा हो बैठा। उसकी आंखें स्क्रीन पर गड़ गई। वीडियो में मंजर आगे बढ़ा। वो उसका हाथ झटक रहा था और फजर मनार फैशंस की मगरूर मालिक उसके कदमों में बैठ चुकी थी। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और वो उसे ठुकरा कर जा रहा था कि मंजर सिर्फ वली के कैमरा ने कैद नहीं किया था, किसी और ने भी किया था। राज ये अरसल के सामने था। ये देखते ही उसकी सुर्ख आंखों में एक वहशी चमक उभरी। जिल्लत का सारा एहसास एक लम्हे में बर्तरी के नशे में बदल गया। ये बिज़नेस की दुनिया है मेरे दोस्त। यहाँ ईमानदारी या मोहब्बत से कुछ नहीं मिलता। झपटना पड़ता है, छीनना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी याददाश्त तुम्हारे बहुत काम आएगी। रजब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरसल जिसने पिछले चंद दिनों में फजर को दोबारा पाने के हसीन ख्वाब देखे थे, अब उसकी अना चीख चीख कर उसे तोड़ने फोड़ने और अपने कदमों में दोबारा झुकाने का मुतालबा कर रही थी। वो तुम्हारे पास खुद आएगी, तुम्हारे कदमों में फिर से बैठी होगी जैसे पहले बैठी थी। ज़रा उसे उसका ये माजी याद तो दिलाओ। रजब रज़ा की आवाज़ में इतनी कमीनगी थी कि उसके जहर का असर सीधा अरसल की रूह तक उतर गया। उसके लबों के कोने धीरे धीरे एक सफाक और कमीनी मुस्कुराहट में फैल गए। हाँ, फजर में राज को हर हाल में उसके आगे झुकना था, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए। तो ये थी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग बात करते हैं इस चीज़ की। ये जो मनूस गर्देजी वाला सीन हुआ है, कितना शैतान निकला ना उसका बाप। देखो अब वो कह रहा है, अब वो बेटे के नज़र में कर रहा है कि हाँ भाई मैंने तो तुम्हें इजाज़त दे दी। 3 साल बाद उसको ख्याल आया जब वो लड़की उसने अपनी इतनी मेहनत की, वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई, उसने अपना नाम बनाया और अब उसको है कि हाँ ठीक है तुम उससे राब्ता बढ़ाने की कोशिश करो, उससे शादी कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फजूल इंसान, इतना घटिया इंसान होता है ना। और फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि रईस की क्या फीलिंग्स है। मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मुझे नहीं पता बाकी राइटर कंफ्यूज है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं उसकी क्या फीलिंग्स है। मुझे कभी समझ नहीं आती कि वो उससे नफ़रत करता है, उसको पसंद करता है या क्या सोच रहा है। मतलब इतनी कभी कभी वो, हाँ ये तो पता है ना कि वो उसको एक इस वे से पसंद करता है कि वो उसका ऑरा है, एक फजर का ऑरा है। जिस तरह से वो उसको जवाब देती है, जिस तरह से उसकी ही वो बाजी उस पर पलट देती है। तो लेकिन एक तरह से दूसरी तरफ से देखा जाए तो यार मतलब कुछ सेंस नहीं बन रही, कुछ समझ नहीं आ रही कि उनका सीन क्या चलेगा। देन वली और उसका तो मतलब जब वो क्यूट था कि वो जब बेसाख्तगी में कह देती है कि मैं तुम्हें संभाल लूँगी, तो वली फिर खुश होता है उस पर। तो वो भी अच्छा था, चलो शुक्र है अच्छा हुआ। और ये वाकई में अरसल यही डिज़र्व करता था। उसके साथ अभी उसने कम की धक्के निकलवाती प्रॉपर उसको, तो फिर मज़ा आता। लेकिन अच्छा हुआ कि वो खुद चला गया अपने पैरों पर। तो ये वाला सीन भी अच्छा सेटिस्फाइंग था। और फिर अब ये रजब कितना कमीना निकला है। और मतलब ये फलक का फियांसे ही है ना, तो कितना घटिया इंसान है। फियांसी है या फियांसे, मुझे ये समझ नहीं आती। लड़की के लिए फियांसी बोलते हैं या फियांसे बोलते हैं। खैर जो भी है, मंगेतर है ये फलक का, ये तो समझ आ जाएगी। तो खैर अब ये क्या खिचड़ी पकेगी, अब ये क्या बनाएंगे देखते हैं। और पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कहानी किस तरफ जा रही है। अजीब कोई मलगूबा बना पड़ा है इसका। तो देखते हैं कि आगे वो उसकी भाभी भी उसको कह रही है कि मर्द होते ही ऐसे हैं, उनकी थोड़ी पहचान होती है रोब डालना ये वो। तो देखते हैं यार कि क्या होता है इस कहानी का। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।